पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। अब हम लोग अपने टॉपिक पर दोबारा वापस आते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था और हमने आपको ये बताया था कि कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का वैल्यू देता है। मान लीजिए दो चार्ज है, ए और बी पे रखा हुआ है पॉइंट पे, Q1 और Q2। फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी? तो F इक्वल्स टू हम लोगों को पता किया था कांस्टेंट Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर। हम लोग जरूरत के हिसाब से दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूला को यूज करने में बस दो बात याद रखना है आपको। सबसे पहली बात ये कि ये फॉर्मूला यूज करना है फोर्स निकालने के लिए पॉइंट चार्ज के बीच में। पॉइंट चार्ज अगर आपको क्लियर ना हो तो बस ऐसे समझ लीजिए, पॉइंट चार्ज उसे कहते हैं जब यदि चार्ज पार्टिकल का साइज, चार्ज पार्टिकल का जिस पे चार्ज है, जिस पार्टिकल पे चार्ज पार्टिकल का साइज यदि उनके बीच की दूरी की कंपैरिजन में अगर बहुत कम हो तो हम लोग उसे पॉइंट साइज चार्ज कहते हैं या पॉइंट चार्ज कहते हैं। ऐसे ही हमने आपको क्लास में बताया था पॉइंट का मतलब होता है व्हेन द लेंथ ऑफ अ लाइन टेंड्स टू जीरो इट बिकम्स पॉइंट। तो पॉइंट पे अगर हमने किसी चार्ज को रख दिया तो पॉइंट चार्ज हो गया, यानी कि इसका खुद का साइज नेग्लिजिबल है, इसके दूरी के रेस्पेक्ट में दूरी ज्यादा है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का है। दूसरी बात, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब ये है कि दोनों चार्ज के बीच का जो माध्यम है, मीडियम, वो एयर है या वैक्यूम है, एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट यूज करना। वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में वेक्टर पढ़ लिया है, तो हम लोग इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक बार लिखने के लिए देख लेते हैं। इसी कूलम्स लॉ को कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखिए, ए पे रखे हुए चार्ज को बी पे रखा हुआ चार्ज फोर्स लगाएगा, बी पे रखे हुए चार्ज को ए पे रखा हुआ चार्ज फोर्स लगाएगा। तो बी पे रखे हुए चार्ज को ए पे रखा हुआ चार्ज इधर की ओर रिपेल करना चाहेगा। फोर्स हमेशा उसी लाइन पर लगता है जो लाइन ज्वाइन करता है दोनों चार्ज को। देखो, ए और बी को ज्वाइन करने वाला ये लाइन, फोर्स भी उसी लाइन पर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए। अब हम लोग बात करते हैं ए पे लगने वाला फोर्स, वो भी रिपल्शन का होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, और उसी लाइन पे लगता है जो लाइन ज्वाइन करता है ए और बी को। ऐसा नहीं कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक ऊपर एक नीचे कर देना, ये नहीं होगा। ये फोर्स उसी लाइन पे दिखाना जो लाइन ज्वाइन करता है दोनों चार्ज को, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। दूसरी चीज, किसी ने पूछा था कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा कि नहीं, ऐसा कोई किसी ने कमेंट करके पूछा था। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो अगर सिस्टम मेरा आइसोलेटेड होगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो हम लोग यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो मान लीजिए हमने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को जब लिखते हैं तो पहले उसका मैग्नीट्यूड फिर उसका डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर कैसे लेना है। मान लो हमें एफ ए बी लिखना हो, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है बी से ए की ओर। तो देखो हम यूनिट वेक्टर लेंगे। अभी हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड तो पता नहीं। मान लो एक्स रहता तो आई कैप लगा देते, वाई रहता तो जे कैप लगा देते, जेड रहता के कैप लगा देते। मान लो हमें एक्स वाई जेड का कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए आर वेक्टर का ही यूज कर लेंगे। उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, और वो किधर से किधर है तो आपको दिख रहा है, बी से किस ओर जा रहा है फोर्स, ए की ओर। तो यहाँ बी ए कर देना, कैप लगा देना। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स ए बी। अब उसी की तरह फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए, एफ बी ए अगर लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर। पहले हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो बी पे लगने वाला फोर्स ए पे रखे हुए चार्ज के कारण वो ए से बी की ओर है, तो यूनिट वेक्टर ए से बी। क्लियरली आपको दिख रहा है आर बी ए और आर ए बी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस एफ बी ए और एफ ए बी की वैल्यू बराबर है, और माइनस साइन का मतलब इनका डायरेक्शन अपोजिट है। नोट कर लीजिए, यही है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक्शन रिएक्शन पेयर।
अब आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट सी पे रखे हुए इस चार्ज पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है इन दोनों चार्ज की वजह से, ए की वजह से और ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से और बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से। बुक में एक टॉपिक है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सब जगह आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन से डील करना है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कूलम्स लॉ का यूज करके इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है सी पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो हम लोग सी पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स सोचेंगे ए के कारण और बी के कारण। जिसपे वो कहेगा उस पे फोर्स लगाएंगे और जो उसके अगल बगल में चार्ज है उसके लिए फोर्स सोचेंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, तो ए वाला चार्ज चाहेगा सी वाले चार्ज को अपनी ओर खींचना, ये भी माइनस क्यू है और प्लस क्यू, तो बी भी चाहेगा सी को अपनी ओर खींचना, अट्रैक्शन होगा। क्योंकि आपको सी पे निकालना है तो आपको ए और बी पे कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है सी पर ए के कारण और बी के कारण। तो जब हम ए के कारण सोचेंगे तो ए पे रखा हुआ चार्ज माइनस, सी पे रखा हुआ चार्ज प्लस, तो सी पे रखे हुए चार्ज को ए पे रखा हुआ चार्ज अपनी ओर इधर खींचना चाहेगा। यह है फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज एट ए। और बी पे रखा हुआ चार्ज भी सी पे रखे हुए चार्ज को सी से बी की ओर खींचना चाहेगा, इधर एरो बनाएंगे, फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज एट बी। क्योंकि देखिए ट्राइंगल का तीनों साइड ए यूनिट का है, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो सीधी सी बात है कि एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो देखो पॉइंट सी पे दो वेक्टर है एफ सी ए और एफ सी बी, कितने एंगल पर 60 डिग्री पर। पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को वेक्टर्स के ट्राइंगल लॉ से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज एट ए। फॉर्मूला हमें पता है, कांस्टेंट लेते हैं, दोनों जगह का चार्ज का मॉड, यानी ए का चार्ज सी का चार्ज मॉड, अब बाई दूरी का स्क्वायर, तो ए से लेकर के सी तक की दूरी का यानी कि ए सी स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए किधर है, डायरेक्शन है सी से ए की ओर, तो लिखेंगे अलोंग सी ए। उसके बाद इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि ए का चार्ज माइनस क्यू मॉड में प्लस क्यू हो जाएगा, इसका प्लस क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस ए यानी कि ए स्क्वायर अलोंग सी ए। अब आ जाते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज एट बी, फॉर्मूला वही कांस्टेंट। अब किसके किसके बीच की बात हो रही है, सी और बी, तो चार्ज हम सी का लेंगे, चार्ज बी का लेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे, मॉड लगाएंगे, सी का चार्ज प्लस क्यू, बी का चार्ज माइनस क्यू, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, फिर से क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन देखो किधर है, सी से बी की ओर, यानी कि अलोंग सी बी। देखिए हमें कैलकुलेट करना था सी पे नेट फोर्स, सी पे दो फोर्स है एफ सी ए और एफ सी बी, दोनों की वैल्यू बराबर है, जितना एफ सी ए का वैल्यू उतना एफ सी बी का वैल्यू। और जस्ट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वेक्टर वाले लेक्चर में, कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर 60 डिग्री पर लगता है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स होगा। पीछे वाले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हो। तो अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि नेट फोर्स अगर आपको निकालना है, तो आप चाहें तो इसे थोड़ा ऐसे करके देख सकते हैं। दो फोर्स है एफ सी ए एफ सी बी, एफ सी ए का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर 2 एफ सी ए एफ सी बी, दो ही फोर्स है, ट्राइंगल लॉ से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना वैल्यू आएगा √3 टाइम्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड उठा लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई ए और आगे में क्या लगा दीजिए √3। इसे आप सॉल्व करोगे आंसर ही जाएगा। तो अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद है तो हमें इतना लिखना, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं, हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। टिक करना होगा डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव में अगर ये आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, सब कुछ सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, वो काम आएगा, वो कंपटीशन में 1 मार्क्स में। अब डायरेक्शन के लिए आते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हमने बताया है इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा तो डायरेक्शन उसको बाइसेक्ट कर देगा, तो डायरेक्शन जो होगा वो कितने डिग्री पर हो जाएगा, डायरेक्शन यानी कि 30 डिग्री, यानी इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 30 डिग्री से पास करेगा नेट फोर्स, और वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू √3। नोट कीजिए इसे।
हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.6 है, पेज नंबर 16 का। और इस क्वेश्चन को भी आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट से बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आप बुक में जाकर के देख सकते हो, बुक में आप उसमें कहा यह गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका लेंथ तीनों साइड का एल है, और उसके सेंट्रॉइड पे एक प्लस कैपिटल क्यू का चार्ज रखा हुआ है, और ए पॉइंट पे प्लस स्मॉल क्यू, बी पॉइंट पे प्लस स्मॉल क्यू और सी पे भी प्लस स्मॉल क्यू। और पूछा यह गया कि सेंट्रॉइड पे रखे हुए इस कैपिटल प्लस क्यू पे कितना फोर्स आएगा, वो आपको निकालना है। तो आप इस फिगर को थोड़ा अलग करके बना लो। मान लो ये सेंट्रॉइड है ओ, और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और इसके अगल बगल 3 चार्ज हैं। तो अगर ये सेंट्रॉइड और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए से ओ की दूरी, ओ से सी की दूरी और ओ से बी की दूरी सब बराबर होगी, यानी ए तक का दूरी जो होगा वो भी मान लो अगर आर, तो इधर बी की जो दूरी होगी वो भी हो जाएगी आर, सेम दूरी होगी, ये सारी की सारी दूरियां जो होंगी वो बराबर होंगी, और ये दूरी भी कितना होगा आर, यानी कि ये भी हो गया प्लस क्यू। अब देखो ओ पे रखे हुए चार्ज प्लस कैपिटल क्यू पे इन तीनों के द्वारा फोर्स निकालना है। ए पे रखा हुआ चार्ज प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू रिपेल करेगा, किधर रिपेल करेगा, ए से लेकर के ओ की ओर, अलोंग ए ओ पे, क्योंकि आपको सोचना ओ पे है, ए बी सी के कारण, तो आप ओ पे खड़े हो जाइए और ओ पे सोचिए कि बाकी किधर किधर फोर्स लगाना चाह रहा है। तो ओ पे रखे हुए चार्ज को ए पे रखा हुआ चार्ज इधर की ओर रिपेल करेगा, नीचे की ओर। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू चार्ज एट ए कितना होगा वो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। अब उतना लंबा कूलम्स लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में उसको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना, हम यहाँ पे उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा। कूलम्स लॉ कहता है कांस्टेंट लीजिए के, दोनों जगह का चार्ज लीजिए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और दूरी का क्या कर दीजिए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। अब सी पे रखा हुआ चार्ज ओ पे रखे हुए चार्ज को रिपेल करेगा, ये भी प्लस, किधर रिपेल करेगा, सी से ओ की ओर, अलोंग सी ओ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। वैल्यू वही होगी कांस्टेंट, यहाँ का चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का मॉड बाई आर स्क्वायर। अब आ जाइए बी पे रखा हुआ चार्ज ओ पे रखे हुए चार्ज को ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू चार्ज एट बी, एफ ओ बी, इसकी वैल्यू वही हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 फोर्स है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 फोर्स था, अब आ गया 3 फोर्स। तो यहाँ पे 2 मेथड, या तो हम कॉम्पोनेंट मेथड से जाए या सिंपली वेक्टर मेथड से जाए। तो अगर आपको वेक्टर का पोर्शन बहुत अच्छे समझ में आया है तो आपको क्लियरली दिखेगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। अभी हमारे पास 1 2 3 वेक्टर है, पहले 2 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद तीसरे को सॉल्व कर लेंगे। देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये यानी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, और तीनों के बीच का एंगल भी बराबर होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 और ये भी 120। देखिए सबसे पहले अगर हम सॉल्व करना चाहें FO1 और FOC को, तो हमने आपको सिखाया था अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो और उसके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो, पिछले लेक्चर में सिखाया था, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो, बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो इसका रिजल्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड है, बाइसेक्ट करता हुआ पास करेगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच पास करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट FOC का और FOA का, FOC का और FOA का यहीं से पास कर जाएगा बीचों बीच, और वैल्यू भी कितना होगा, इन्हीं में से किसी एक के बराबर, यानी किसके बराबर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया, हमें मिल गया ये वेक्टर FOC प्लस FOA। अब इन दोनों वेक्टर को इस तीसरे के साथ सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी वैल्यू वही है, और ये पास किया है बाइसेक्ट करके, मतलब 60 डिग्री, 120 का आधा, और 120 पहले से। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, जस्ट एक दूसरे से अपोजिट हो गया। तो याद कीजिए फिर से, उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर 2 वेक्टर हो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, बीच का एंगल 180 डिग्री हो, आप फॉर्मूला पे सेट करना √a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री, वैल्यू को बराबर रखना, आपका नेट आंसर 0 आ जाएगा। यानी इस सिस्टम में O पे लगने वाला नेट फोर्स एट चार्ज O विल बी 0। यानी अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डायरेक्ट चीजों को देखना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं। आप डायरेक्टली देखते हैं, आंसर बता देना कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे हमने एक चार्ज रखा, बाकी उसके कोऑर्डिनेट्स पे सारे चार्ज बराबर हैं, तो चाहे यहाँ पे +q -q कुछ भी हो, यहाँ पे आपका नेट फोर्स क्या लगने वाला है, 0।
हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कूलम्स लॉ के ऊपर सॉल्व किया। अब आपके लिए बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिन्हें आपको वेक्टर का यूज करते हुए कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 फिगर है, जिसमें आपको सेंटर O पे प्लस कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। दोनों क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर का क्वेश्चन है और ये एक सर्कल का क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन में सेंटर O पे रखे गए चार्ज पर लगने वाला फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.5 और एग्जाम्पल नंबर 1.7 सॉल्व करना है। यानी आपके लिए फिलहाल 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपने किस मेथड से सॉल्व किया है उसका फोटो क्लिक करके हमें आप व्हाट्सएप कर देना, पर्सनली, ग्रुप में नहीं। हमें आप सभी लोग अपने नाम के साथ और अपने सॉल्यूशन के साथ, नंबर रहेगा आपका नाम रहेगा, किसका सॉल्व किया हुआ है और क्या आंसर आया, आपने किस मेथड से सॉल्व किया, ये जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन सॉल्व जब हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है वो रिवाइज कर लेना, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग कूलम्स लॉ में कुछ और लेवल को बढ़ाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले सेकंड लिखने दो लोगों को।